कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को देखा था, है ना। और फर्दर उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो क्या थी, हम लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में बहुत बारीकी से उनका एक्सपेरिमेंट देखा। एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, उनके ऑब्जर्वेशन को देखा। ऑब्जर्वेशन जब हमारा कंप्लीट हुआ तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमने क्या देखा, कंक्लूजन देखा। कंक्लूजन जब हमारा समाप्त हुआ तो हमने उनका मॉडल दिया। अब मॉडल जो उन्होंने दिया था, मॉडल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात बोली थी वो उनका नोट पॉइंट, उनका इफेक्ट था। सम इंपॉर्टेंट उन्होंने कोई रिजल्ट ला कर दिया था। क्या दिया था? रिजल्ट। वो रिजल्ट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था फर्दर जेई के लिए, आईआईटी के लिए, प्लस बोर्ड के लिए। तो वो रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और हम उन रिजल्ट को समझने का काफ़ी अच्छे से कोशिश करते हैं। उसके ऊपर प्रॉब्लम हम लोगों ने करा हुआ था, जेई बेस लेवल, है ना। तो हमने प्रॉब्लम भी करा हुआ था और क्या देखा हुआ था, नियर अबाउट कितने थे, 5 उन्हें रिजल्ट दिया था। पाँचों रिजल्ट को हम लोगों ने बारीकी से समझने की कोशिश किया था ना, और उसमें कोई दिक्कत किसी को अभी तक, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं। अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, एटम के होता नहीं, मतलब ऑयल है तो ऑयल का प्यूरीफाई होता है, लोग उसको मतलब प्यूरीफाई करते हैं, जैसे वाटर का प्यूरीफाई होगा, ठीक है। तो हम लोग एटम का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एटम का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब एटम को प्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कहना सही नहीं है, मतलब जिसे होता है ना सिंपल समझ। पर उनकी जो कुछ कमियां थी, जिनकी उनके ड्रॉबैक थे, उन ड्रॉबैक को समझाने के लिए फिर फर्दर आते हैं कौन, बोहर्स। बोहर्स इस एटॉमिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। इन्होंने फर्दर बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव कर पाते हैं अपने थ्योरी को देने में, ठीक। और जब अपनी थ्योरी को देते हैं तो बहुत खुशहाली रहता है माहौल, है नहीं यार मस्त, अब लग रहा है कोई चौचक दे रहा है ना, टकाटक, बातें खूब अच्छी खासी होती, ठीक। तो क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, क्या उन्होंने बातें करा, वो काफ़ी डेंजरस था। फर्दर हम यहाँ पर एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? रदरफोर्ड और बोहर्स के बीच में क्या डिफरेंस था, मतलब इनके थ्योरियों के बीच में क्या डिफरेंस था, क्योंकि डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे तभी नहीं समझेंगे हाँ इन्होंने नया क्या दिया। तो हम यहाँ पर फर्दर ये ड्रॉबैक जो इनका होता है वो ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करते हुए, यानी कि सिंपल मैं कहूँ तो रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। तो रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया नहीं था। तो आते हैं बोहर चाचा, तो क्या करते हैं, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में क्या करें, ये बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि उनका मॉडल क्या था, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या कि उनका थ्योरी क्या था बोहर्स का, ठीक है। तो हम देखते हैं बोहर्स थ्योरी, राइट ना। तो बोहर्स थ्योरी देखते हैं। बोहर्स थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी वाली बात होने वाली है, ठीक है। तो हम इनकी बोहर्स थ्योरी देखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो हम लोगों ने बोहर्स की थ्योरी को अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, बोहर्स की थ्योरी क्या है, यही देखो, हल शोर नहीं करो। अब देखो बोहर्स की थ्योरी अब देखने के लिए सबसे पहले हम कुछ उसे नोट पॉइंट लिखा हुआ है। इनकी थ्योरी समझने से पहले, इनके थ्योरी को समझने से पहले हमने एक क्या लिखा हुआ है, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट लिखा है ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस थ्योरी ओनली फॉर वैलिड सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन्होंने पहले जो एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दिया, इन्होंने पहले फिक्स कर दिया कि हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा ऑब्जर्वेशन सब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। किसके लिए है? ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। इन्होंने पहले कर दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द सेंस ऑफ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास 2 होता है, हमने 1 निकाल दिया। यहाँ पर लिथियम के पास 3 होता है, मैंने 2 निकाल दिया, तो 1 बचा ना। तो ऐसे वो एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन 1 होगा, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी थ्योरी क्या है, ये सभी कॉन्सेप्ट क्या है, वैलिड है, राइट ना। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बात तो समझ में आ गई, ये थ्योरी किसके लिए वैलिड है। अब बोहर चाचा कहते क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करा, इन्होंने क्या बातें करी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, पहले इन्होंने पोस्टुलेट दिया। क्या? पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी। क्या इन्होंने दिया? पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी। पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी का मतलब होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं बारीकी से, ठीक है। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। पोस्टुलेट इन द सेंस ऑफ, पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूँ तो पोस्टुलेट मतलब होता है एजम्पशन। क्या होता है? एजम्पशन। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? एजम्पशन होता है। थ्योरी क्या होता है? तो थ्योरी को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, 11वीं से हम लोग पढ़ते थे, बाइंडिंग थ्योरी, करेंटिक थ्योरी, बहुत सारे ऐसे थ्योरी देखते हैं ना। तो थ्योरी का मतलब होता है गिवन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एजम्पशन की रिक्वायरमेंट। मैंने फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, गिवन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एजम्पशन की रिक्वायरमेंट। समझ में आता ना। तो मतलब थ्योरी क्या होता है, थ्योरी जो होती है उसमें जो भी एक जो ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जो फंडामेंटल चीज़ को एजम्पशन करते हो, दैट मीन्स वही क्या है, अपने पोस्टुलेट है। बात समझ रहे ना, वही अपने क्या है, पोस्टुलेट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या एजम्पशन करा, इन्होंने क्या क्या बातें माना, क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ।
कि इस उन्होंने जो भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करा है, उन्होंने जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया, सब क्या है, एक एजम्पशन है। एजम्पशन काफ़ी अच्छी बात होती है, मैं इसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले इनकी पहली थ्योरी देते हैं, क्या इन्होंने कहा, ठीक है। पहला पोस्टुलेट क्या था इनका, तो पहला पोस्टुलेट क्या था, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। क्या बोला इन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ अराउंडिंग द न्यूक्लियस वेयर ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड। इन्होंने कोई नया बात थोड़ा कही, ये तो बात रदरफोर्ड कह ही चुके थे, उन्हीं बात को ये कहते रिपीट करते हैं। भाई उन्होंने बोला हुआ था कि जो हमारे एटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो उसके मेस होते हैं वो पूरे क्या होते हैं, उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो ये बात भी वही कहे तो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये देखो, दी इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ अराउंडिंग न्यूक्लियस वेयर ऑल पॉजिटिव चार्ज आर इज कॉन्सेंट्रेटेड। कहने का मतलब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है उसके अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये बात तो रदरफोर्ड भी बोलते हैं और ये बात ये भी बोल रहे हैं, तो कोई नया नहीं है, कोई थ्योरी में अभी डिफरेंस नहीं है ना, न रदरफोर्ड में न बोहर्स में। तो बोहर चाचा की जो थ्योरी थी वही रदरफोर्ड की क्या थी, पहली थ्योरी थी, ठीक है। तो उनकी जो पहला ऑब्जर्वेशन था इनका क्या है, पहला पोस्टुलेट, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं। दूसरी थ्योरी काफ़ी अच्छा डिफरेंस लाएगी, क्या है, दूसरी थ्योरी दोनों में ही काफ़ी अच्छा डिफरेंस लाएगी, किसमें, रदरफोर्ड में और बोहर्स में। दूसरी थ्योरी क्या, सॉरी दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट ने क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, देयर कैन बी infinite circular path surrounding the nucleus but electrons revolving any fixed circular path called orbit. मैं समझाता हूँ पहले भोजपुरी में, फिर आप इंग्लिश में समझना। कहने का मतलब है कि इनकी बोहर चाचा की जो दूसरी पोस्टुलेट है वो कहता है कि देखिए देयर कैन बी इन्फिनिटिव सर्कुलर पाथ। कहने का मतलब है न्यूक्लियस के अराउंडिंग, पहला उनका पोस्टुलेट क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन था न्यूक्लियस रदरफोर्ड का कि सर जहाँ पर पूरे एटम का जहाँ पर मास कॉन्सेंट्रेटेड है उसके अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो अब ये बोहर चाचा कर कहते हैं भाई ये तो बात सही है कि आपने बोला कि जहाँ पर मास कॉन्सेंट्रेटेड है एटम का उसके अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो भाई उसके अराउंडिंग रिवॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी पाथ ना है, क्योंकि अगर एटम का जो चार्ज जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है उसके अराउंडिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके अराउंडिंग इन्फिनिटी पाथ हो सकता है ना। अगर मान लेते मुझे किसी के अराउंडिंग रिवॉल्व करना है, मुझे किसी के अराउंडिंग रिवॉल्व करना है तो भैया हम इन्फिनिटी पाथ होगा ना, हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, हम किधरों से रिवॉल्व कर सकते हैं, कितनों दूर से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो ये उनकी पहली बात थी, तो इन्फिनिटी पाथ है। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई क्या इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पाथ में घूम सकता है, क्या सब में रिवॉल्व कर सकता है। तो इन्होंने बोहर चाचा ने इसका जवाब दिया, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन फिक्स सर्कुलर पाथ। क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा एक सर्टेन फिक्स सर्कुलर पाथ में। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उस सर्टेन फिक्स सर्कुलर पाथ को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं सर, ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। दूसरी भाषा में कोई बोलता है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला जाता है दूसरी भाषा में, स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रिवॉल्व करता है सर, ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंडिंग। बात समझ में आया नहीं, क्या फील आया, मैंने क्या समझाने की कोशिश करा, मैंने जो समझाने की कोशिश करा वो समझ में आया, कन्फ्यूजन नहीं ना। अच्छा कुछ बातें इसमें आगे पीछे हो जा रही है, ठीक है, तो उसका पैनिक की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिक ना से मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, फिर आप मेरी भाषा को एनालिसिस कर सकते हो इसके रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने जो बोला उसको समझ लो, ठीक है। तो यानी कि सर बोहर चाचा ने कहा, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंडिंग। तो अब रदरफोर्ड बोलते हैं, बोहर चाचा बोलते हैं कि भाई न्यूक्लियस के अराउंडिंग इन्फिनिटी पाथ है, क्या सब में रिवॉल्व करेगा, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन सर रिवॉल्व करेगा ओनली इन अ सर्टेन फिक्स सर्कुलर पाथ। कहाँ रिवॉल्व करेगा, ओनली इन अ सर्टेन फिक्स सर्कुलर, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में करके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, राइट। और उसी फिक्स सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऑर्बिट। और क्या बोल सकते हैं दूसरा, स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट ना। जिसे हम देयर आर रिप्रेजेंट, ऑर्बिट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, ऑर्बिट को किस हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन मतलब क्या होता है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक कुछ हो सकती है वैल्यू, राइट ना, कुछ वैल्यू सकती है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू आपने 1 डाला, N1 सेल, N2 सेल, अच्छा N1 सेल को हम लोग बोलते हैं के सेल, बोलते हैं ना के, ऐसे L M N ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें खुल जाएगी, ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे। यहाँ पर बस हम उनके पोस्टुलेट को समझ रहे हैं, राइट ना। क्या बात समझ में आया, ध्यान सुनिएगा। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। These permitted orbits are restricted by the quantum condition that the angular momentum of the electrons in a circular path अराउंडिंग द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस h अपन में 2 पाई। अब देखो मजे की बात आ गई, अब इन्होंने जो डाटा लिया ये आउट ऑफ बॉक्स डाटा था,
इन्होंने जो डाटा लिया, इन्होंने बोला कि सर वो इलेक्ट्रॉन्स, सर वही इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसके पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल, जो जिसके पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल h/2π हो। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना कि सर एक फिक्स ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे जिनके पास क्या, जिनके पास इंटीग्रल मल्टीपल h/2π क्या हो, एंगुलर मोमेंटम हो। अगर जिसके पास इतना मोमेंटम है वो फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अच्छा, ये जो उन्होंने डाटा लिया, ये जो एजम्पशन करा, ये आउट ऑफ बॉक्स था। मतलब सर ये एडवांस फिजिक्स से उन्होंने उठा लिया। कहां से उठाया? ये एक एडवांस फिजिक्स से इन्होंने डाटा उठाया था। आ जाओ जल्दी आ जाओ, और कोई आ रहा है? बात समझे ना? तो इन्होंने जो डाटा उठाया, ये डाटा कहाँ से था? एक एडवांस फिजिक्स था। और मैं बताता हूँ सर, जब ये आउट ऑफ बॉक्स डाटा था, इनका जो एजम्पशन था, अब इस एजम्पशन के बारे में कोई टीपा टिप्पणी कर भी नहीं सकता, क्योंकि सर एजम्पशन का मतलब होता है, एजम्पशन का मतलब होता है, अगर साइंटिस्टों की बात करें तो जब भी कोई साइंटिस्ट किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने क्या बोला, ध्यान सुना, जब भी कोई साइंटिस्ट किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जब कोई एजम्पशन को अगर मानता है, अगर किसी एजम्पशन के थ्रू किसी थ्योरी को कोई साइंटिस्ट अगर एक्सप्लेन करता है, तो आप साइंटिस्ट हो तो आपका बिल्कुल हक नहीं बनता है कि उस साइंटिस्ट को उंगली करे, ये भाई तू क्यों माना एजम्पशन। और ये जो एजम्पशन रदरफोर्ड और बोहर चाचा ने माना हुआ था, ये एडवांस फिजिक्स से माना हुआ था, और उन्होंने माना तो माना, बस उनको भी नहीं पता हमने क्यों माना, और हम पूछ भी नहीं सकते भाई क्यों माना, क्योंकि एजम्पशन जब भी कोई साइंटिस्ट मानता है, किसी थ्योरी को चैलेंज करता है एक्सप्लेन करने के लिए, जब भी कोई किसी का एजम्पशन किसी थ्योरी को चैलेंज करता है कि हम इस एजम्पशन से इसको चैलेंज कर लेंगे, तो आप एजम्पशन मानने के लिए फ्री हो, आप कुछ मान सकते हो, गधा घोड़ा कुछ मान लो, सब मान लिया जाएगा उसमें, राइट ना। लेकिन हम आंसर हमसे मत पूछना क्यों माना, क्योंकि भाई एजम्पशन के लिए क्या है, साइंटिस्ट फ्री है, बस है ना। इसीलिए रदरफोर्ड ने h/2π माना, पर क्यों का आंसर नहीं पता चला। भाई क्यों माना? भाई उन्होंने कहा कि मेरा एजम्पशन अगर आपकी थ्योरी को चैलेंज करती है, अगर आपकी थ्योरी को, आपके कंडीशन को अगर मेरा एजम्पशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है, आप भी कर लो, सिंपल सी बात है भाई। तो कोई नहीं उनका टिप्पा टिप्पणी करेगा, मान लिया तो मान लिया। बात समझ आएगी नहीं? तो एजम्पशन का मतलब क्या होगा, समझ में आएगा? तो एजम्पशन आप भी मान सकते हो, यहाँ पर गधा भी हो सकता था, यहाँ पर घोड़ा भी हो सकता था, ठीक है, जस्ट फन। चलिए, तो अब उन्होंने जब मान लिया तो बात छिड़ गई बात है कि जब अब अगर आप मान लेते हैं, आप साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट हैं, हालांकि है नहीं, मान लेते हैं हम साइंटिस्ट हैं, हमने मान लिया कि भाई जब न्यूक्लियस के अराउंडिंग कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व करेगा जब उसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना हो, इतना हो। अच्छा, हमने मान लिया कि भाई इतना होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन, मान लिया, मानने में क्या जाता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका माना हुआ एजम्पशन को हम गलत साबित कर दें, तो आप एक ऐसे थ्योरी लेकर आओ जो आप चैलेंज करो कि मेरी थ्योरी को आपका एजम्पशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो हम फेल। लेकिन ऐसा करना मत, ठीक है। किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करने तेरे मेहनत से, तू आएगा हमारे फेल करने थ्योरी को। चलिए, अच्छा इस बात को और समझते हैं, ये ऊपर वाला मिटा दो ना। अब उनकी बात को ध्यान समझते हैं। जब तो एंगुलर मोमेंटम कितना है सर? अब हमारा ध्यान, अगर हमारे पास सर क्या है, यह न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंडिंग एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मास m है, राइट ना, और इस क्या एक कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, जिसके पास वेलोसिटी क्या v है, यहाँ से कुछ रेडियस आ रहा होगा। जब कोई पार्टिकल इस फिक्स ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा होगा, तो सर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा सर? मैं मान लूँ, क्योंकि मैं मान लेता हूँ ये जो ऑर्बिट है वो nth ऑर्बिट है। क्या है सर? किसी ऑर्बिट में हो सकता है, मैं nth मान लूँ, nth मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ मान सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने माना nth ऑर्बिट में घूम रहा था, कितना आएगा? n h/2π। क्या ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? क्या यहाँ तक किसी को तकलीफ? सबको समझ में आना? तो भाई उनके पास एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया सर? L = n h/2π, राइट ना। जिस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा। उन्होंने सिंपल बारीकी से कहकर निकल गया, राइट ना। क्यों कहा, कैसे माना, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि सर इसका जस्टिफिकेशन उन्होंने खुद करा, ठीक है। तो उन्होंने दे रहा नॉट जस्ट, मतलब उन्होंने क्या करा, इस थ्योरी को समझ सकते हो, समझ सकते हो, मानते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको समझाता हूँ, ये जो L है ना, L को हम लोग बोलेंगे आज बात क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन, स्पेलिंग लिख लेना, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या? क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम। अब कहोगे लो सर क्वांटाइजेशन फिर क्या ला दिए, तो बोलो बच्चों, मैंने क्वांटाइजेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। क्वांटाइजेशन की बात खूब बात चली थी ना, छेड़े थे ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई क्वांटिटी
अपने मन से, जब कोई क्वांटिटी अपने मन से कोई वैल्यू को एडॉप्ट ना कर पाए, दिस मीन्स क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी अपने हिसाब से, अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू को एडॉप्ट ना कर पाए। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर सर मैंने एन की वैल्यू अगर 1 रखा तो फिक्स हो गया, 1 है 56 में 2 पाई, राइट ना। 2 रखा तो 2 फिक्स हो, ठीक है। अपने मन से कोई वैल्यू ये नहीं रखता है, राइट ना। तो इसका क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ में आया। आप भोजपुरी में लिख सकते हो, जो मन करे वो। क्या समझा आपने? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, हाँ, जब कोई क्वांटिटी अपने हिसाब से कोई वैल्यू को एडॉप्ट ना कर पाए, दैट मीन्स क्वांटाइजेशन। तो भाई अपने हिसाब से कोई वैल्यू थोड़ा एडॉप्ट करेगा, इसको या तो 1 दे दो, 1 ऑर्बिट में चलेगा, 2 3 यहाँ पर फिक्स कर दो, होगी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, ध्यान सुनिए, मिटा दो ना। अच्छा देखिए, अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूँ, इसको थोड़ा सा समझाऊँ। और कुछ किताबें ऐसे भी लिख लिखती हैं, एल मतलब कितना सर, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mv/r = NH अपन में 2 पाई। सर मस्त बातें हो गई, यहाँ तक आप छाप लीजिए और आपको मजा आ गया। क्या इस बात को समझ में आया? यस सर। आपने समझने में सक्षम रहा? मैं समझाने में पूरा सक्षम रहा? ठीक है, और ठीक है सर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या? अरे 3 को हो गया ना, चौथा देखते हैं। चौथा लिखो, हेलो। हाँ, अब इनका देखते हैं 4th पोस्टुलेट क्या है, राइट। 4th पोस्टुलेट क्या है, बहुत इमेजिन है, हालांकि समझाने के लिए तो अच्छा ही है। 4th पोस्टुलेट क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग इन दीज परमिटेड ऑर्बिट इट विल नॉट इमिट एनर्जी दैट इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये रदरफोर्ड और ये बोहर का चौथा पोस्टुलेट और रदरफोर्ड का जो ऑब्जर्वेशन था, इनमें क्या डिफरेंट है। तो रदरफोर्ड ने बोला होता, अगर रदरफोर्ड की बात करी जाए तो अगर उन्होंने बोला था कि जब न्यूक्लियस के अराउंड, ध्यान दीजिए, अगर न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो हमें ये पहले से पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या तो रिवॉल्व करता है किसी सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, भाई ऑसिलेट करेगा ना। और जब भी कोई पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार हर वो पार्टिकल हर एक समय में क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा, हर एक समय में वो पार्टिकल एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल सब, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हर इसे एक टाइमिंग में एनर्जी क्या करेगा, रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं, अगर 1 सेकेंड में जो बात समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑर्बिट के अराउंडिंग रिवॉल्व कर रहा है तो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो ऑसिलेट करेगा, एक समय ऐसा आएगा जो क्या करेगा, एनर्जी लूज करते जाएगा। ध्यान सुन लीजिए, हमने बताया था ना ड्रॉबैक रदरफोर्ड का, तो वही ड्रॉबैक है ना। तो ये हमारा क्या था, हमारा एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, लाइक सपोज दैट, जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो वो हर समय अपनी एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो हमको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इस न्यूक्लियस के अराउंडिंग, तो हर समय एनर्जी लॉस करेगा। क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब ये एनर्जी लूज करेगा, क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसकी ताकत कमजोर होती जाएगी। ताकत क्या होगी, कमजोर होती जाएगी। जब ताकत किसी कमजोर होती जाएगी तो हमें पता है कि अंदर कौन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज काफी हैवी होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को एक कूलम्बिक अट्रैक्शन से खींचना स्टार्ट कर देगा ना, मान लेते हैं हमारे पास अभी ताकत है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा पर कम लग रहा है, लेकिन हम जब ऑसिलेट करेंगे तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे लूज होगी। जब हमारी एनर्जी धीरे धीरे लूज होगी तो ये प्रोटॉन क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय द कूलम्बिक अट्रैक्शन। तो कूलम्बिक अट्रैक्शन के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना। जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो एक समय ऐसा आएगा, रिवॉल्व करते जाएगा और एक इसके न्यूक्लियस में करेगा, गिर जाएगा, तो एटम का अस्तित्व खत्म। तो यही वो बात समझाना चाहते हैं भाई। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दीज परमिटेड ऑर्बिट्स, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ध्यान सुना, जब कोई ऑर्बिट एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी का इमिट नहीं करेगा, उसके पास एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो चौथा इनका पोस्टुलेट समझ में आया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा, वो उसके पास एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में। 5वां पोस्टुलेट देखिए, 5वां पोस्टुलेट कहते हैं कि लेकिन बट लगाते हैं, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू हायर ऑर्बिट बाय द ऑब्जर्विंग एनर्जी। कहने का मतलब, मैं सिंपल हिंदी में समझाता हूँ इसको। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक घर को, मान लेते हैं इस वाले घर को छोड़कर अगर दूसरे वाले घर में जाता है,
या उस घर को छोड़कर इस वाले घर में आता है। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन इस घर को छोड़कर यहाँ पर जाएगा, इस घर को छोड़कर यहाँ पर, मतलब अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में कूदेगा, दूसरे घर छोड़कर अपने घर में कूदेगा, दूसरे घर में कूदेगा, तब जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, जंप करे, एक्साइटेड हो, तो उस केसेस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, हमेशा इमिट होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा क्या होगी, इमिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इमिट होगी, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़कर दूसरे घर में क्या कर रहा, जंप कर रहा, क्या कर रहा, जंप कर रहा। तो जो एनर्जी वो इमिट करेगा ना, तो उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि जब जो इलेक्ट्रॉन जब एक घर से दूसरे घर में जंप करेगा, तो उसी एनर्जी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है सर, स्पेक्ट्रम है, जिसे हम क्या करते हैं, देखा जाता है एक तरह से पूरा पार्ट किसका है सर, स्पेक्ट्रम का है, जहाँ पर हम क्या स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सर हम आगे चलकर फर्दर बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम की बात क्या करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लिखता है ना, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लिखता है, किस में लिखता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है अपना, तो हम देखेंगे चलकर स्पेक्ट्रम है, ये बातें बहुत सारी बातें करने वाले हैं। क्या इस बात को समझ में आया? तो एक बात आपने याद करा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हमारी है, जो थ्योरी है, उसकी रिगार्डिंग मैक्सवेल बताते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, वो हमेशा लूज करेगा। तो भाई लेकिन रदरफोर्ड अगर बोहर अगर कहते हैं भाई जब कोई फिक्स ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। पांचवा पोस्टुलेट समझाते हैं, समझ में आ गया। पांचवा पोस्टुलेट वही है जो मैंने भी समझाया कि इलेक्ट्रॉन जब अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में क्या करेगा, जंप करेगा, तो एनर्जी क्या होगा, इमिट करेगा। ये पांचवा थ्योरी में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पांचवा पोस्टुलेट में, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में क्या करेगा, जंप करेगा, क्या करेगा, जंप करेगा, तब इस केसेस में एनर्जी क्या होगा, इमिट होगा। अब जो एनर्जी का इमिशन होगा, इमिट होगा, वो एनर्जी क्या होगी सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगी। बात समझ में आया? पांचवा देखो मस्त, छठवां लास्ट, छठवां क्या बोलते हैं, To revolve in circular path, a centripetal force is required, which is provided by the attraction force by the nucleus. अब भाई मजे की बात आ गई। अब यहाँ पर देखिए गजब का बंदा था भाई, इसमें न्यूटोनियन फिजिक्स में घुसार दिया। क्या, अब क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सा फिजिक्स घुसार दिया, न्यूटोनियन। अब ये कहना चाह रहा है कि हमको पता है भाई कि किसी ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन सर अगर रिवॉल्व करता है किसी सर्कुलर पाथ में, किसी सर्कुलर पाथ में जब कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। लगता है ना, मतलब कहने का मतलब है अगर जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब फिक्स है कि उसके ऊपर क्या आएगा, एक रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन सा एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा, इनके बीच में कौन सा फोर्स आएगा सर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। कौन सा आएगा, तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, बात जानने की जरूरत है। कहने का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इस बात को आप उल्टा भी दोहरा सकते हो, जब किसी पार्टिकल के ऊपर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। क्या आप दोनों समझा? मैंने बोला कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, या जो जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो पक्का सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, राइट ना। तो अगर मैं पूछूं सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना, भाई अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में सेंट्रीपिटल, क्योंकि जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर, तो कितना होगा। तो हमें ये पता था कि हमें ये बात पता है कि प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। कौन सा अट्रैक्शन लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। तो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है तो इनके हम कह सकते हैं सर, इनके ऊपर जो कूलम्बिक फोर्स है वो बराबर होगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। किसके, क्या आप बात समझ में आया, इस कूलम्बिक लिख देते हैं, बात समझ आया ना, कोई दिक्कत। तो कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वहीं क्या अपना है सर, कूलम्बिक फोर्स के बराबर हो जाता है, राइट ना। अब ये चीज़ को हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स में, काफ़ी डिटेल में वहाँ पर समझाया हमने क्या क्या होता है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में वहाँ बारीकी में बताया गया है स्टूडेंट को, जब 11th में पढ़ा होगा आप लोग जानते होंगे। क्या बातें मेरी समझ में आई, क्या इनका 6 पोस्टुलेट समझ में आया, 6 पोस्टुलेट आपको आ गया। अब इनका जब 6 पोस्टुलेट आपको याद हो गया, आ गया, तो सर अब हम बात करेंगे कुछ इन्होंने सर क्या दिया, ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ रिजल्ट दिया। वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो रिजल्ट आपको पता है क्या आने वाला है,
तो उस रिजल्ट को हम लोग फर्दर अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और हम अब क्योंकि उन्होंने जो अब पोस्टुलेट दे दिया अपना, पोस्टुलेट के बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट आया, कुछ डेरिवेशन किया, तो डेरिवेशन कल क्लास में हम देख लेते हैं और फटाफट उसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि वहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अपना थ्योरेटिकल पार्ट, राइट नाउ। थैंक यू।